नमस्कार, स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। इसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन फैसलों की जानकारी देते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस अभियान के तहत हमें वास्तव में आत्मनिर्भर भारत का मंत्र धरातल पर उतारना है। साथ ही उन्होंने प्रदेश में लौट कर आने वाले मजदूरों के बारे में कहा है कि उनके लिए सरकार रोजगार के अवसर लेकर आ रही है। मजदूर भाई लौट के आए हैं अभी प्रवासी मजदूर। इन प्रवासी मजदूरों के लिए मध्य प्रदेश की सरकार एक अभियान चलाएगी। कोई नहीं रहेगा बेरोजगार, सबको देंगे रोजगार। और इसके लिए 22 तारीख, आज शायद 19 तारीख हो गई ना, 20 है, 19 3 दिन बाद 22 मई को हमारे मुख्यमंत्री जी इस योजना का शुभारंभ भोपाल से करेंगे और सभी विधायक अपने अपने क्षेत्रों में जनपद स्थान पर इसकी शुरुआत करेंगे और जॉब कार्ड बांटेंगे। जो अभी पुरानों को तो बढ़ चुके हैं, जो प्रवासी मजदूर लौट के आए उनको भी एकत्रित करके 22 तारीख से एक अभियान की शुरुआत करेंगे, जो धीरे धीरे हर पंचायत में ये जॉब कार्ड बंट जाए। तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की। इसमें आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इन फैसलों की जानकारी देते हुए प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि इस अभियान के तहत हमें वास्तव में आत्मनिर्भर भारत का मंत्र धरातल पर उतारना है। साथ ही उन्होंने प्रदेश में लौटकर आने वाले मजदूरों के बारे में भी कहा। उन्होंने कहा कि सरकार रोजगार के अवसर उनके लिए लेकर आ रही है। जो मजदूर दूसरे राज्यों से वापस अपने गृह राज्य यानी कि मध्य प्रदेश लौट रहे हैं, उनके लिए सरकार अब इसी राज्य में रोजगार के अवसर प्रदान करेगी। इसके लिए सरकार कटिबद्ध है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील मालवीय इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुनील, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। आज शिवराज सिंह चौहान ने एक अहम बैठक की है। इस बैठक में क्या कुछ फैसले लिए गए और क्या कुछ चर्चा हुई? जी, मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किए गए 20 लाख करोड़ की आत्मनिर्भरता वाले पैकेज पर मंथन और इस पर क्रियान्वयन करने वाला मध्य प्रदेश आज पहला राज्य बन गया है। इस बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारत सरकार द्वारा घोषित पैकेज के संदर्भ में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए मंत्रियों और अधिकारियों से चर्चा की। उन्होंने लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम विभाग तथा ग्रामीण विकास और नगरीय विकास के क्षेत्र में इस पैकेज से मध्य प्रदेश के मिलने वाले लाभ को लेकर मंत्रियों से चर्चा की। पंचायत एवं ग्रामीण विकास अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव, एमएसएमई की प्रमुख सचिव दीपाली दत्तोई और कहीं ये जो अधिकारी मंत्री इस बैठक में मौजूद रहे मध्य प्रदेश में मिलने वाली सुविधा और लाभों को लेकर जानकारी मंत्री समूह के समक्ष प्रस्तुत की। बैठक में आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। रोजगार, काम धंधे को लेकर ग्रामीण विकास की दिशा में कार्य योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में बन रहे उत्पादों को लेकर जो मजदूर वापस आए हैं उन्हें रोजगार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास जैसे विषयों पर अधिकारियों ने विस्तृत जानकारी पेश की और उन्होंने चर्चा दी। और प्रदेश में गौशाला मंदिर उद्यान और गौशाला मंदिर सरोवर बनेंगे। साथ ही साथ प्रवासी मजदूरों को जॉब कार्ड देंगे। मनरेगा में काम कराया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री समूह की बैठक में यह निर्णय लिए। मुख्यमंत्री ने और नगरीय निकाय अंतर्गत दीनदयाल रसोई को जागृत किया जाएगा। वहीं शहरी एवं विक्रेता पंजीयन किया जाएगा। उन्हें भी सस्ता राशन और अन्य सुविधाएं दी जाएगी। जी सुनील, एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, लगातार सरकार इसकी ये बात कह रही है कि जो मजदूर वापस लौट कर आ रहे हैं उनके लिए हम अपने ही राज्य में अब रोजगार के अवसर प्रदान कराएंगे। ये कैसे संभव हो पाएगा? क्या इसके लिए सरकार ने कोई रूपरेखा तैयार की है? जी देखिए, आज एक कैबिनेट की जो बैठक हुई थी इसमें सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। 22 मई को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो मजदूर वर्ग के लोग हैं इनके लिए एक नई कवायद शुरू की है और इनके लिए एक नया प्लान तैयार करा मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। 22 मई को इस योजना का शुभारंभ प्रदेश के मुख्यमंत्री भोपाल से करेंगे मजदूरों और बेरोजगार वर्ग के लोगों के लिए। जी योजना क्या है सुनील? जी, ये योजना है कोई नहीं रहे बेरोजगार, सबको मिले रोजगार। और इस योजना के तहत किस तरह से कार्य किया जाएगा?
इस योजना के तहत जो आज कैबिनेट में जो फैसला हुआ है, सारे मंत्री, सारे जो वरिष्ठ अधिकारी, इन लोगों को एक बताया गया है, उन्हें एहतियात दी गई है कि इसमें कैसे हम काम किया जाए। तो इसको लेकर वो नई गाइडलाइन एक जारी करेंगे और इसको लेकर जो बेरोजगार है, मजदूर है वर्ग के लोग हैं, इन सभी लोगों को कैसे राहत मिले, इसको लेकर एक नया प्लान तैयार करेंगे और उन लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिले। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील मालवीय तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। बैठक में प्रदेश में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा की गई। इस दौरान प्रदेश के कृषि और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे समेत अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एक अहम बैठक की है। इस बैठक में प्रदेश में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा की गई और बता दें कि इस दौरान कृषि और जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे समेत अन्य संबंधित विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे और इस बैठक में प्रदेश में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बैठक की है। लगातार सीएम बघेल की तरफ से अलग अलग विभागों की बैठक ली जा रही है और किस तरह से कामकाज किया जा रहा है उनकी समीक्षा भी लगातार बघेल कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ बैठक की है। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और प्रदेश में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के संबंध में चर्चा की गई। साथ ही कृषि और जल संसाधन मंत्री प्रदेश के जो हैं रविंद्र चौबे, उनके साथ भी उन्होंने बैठक कर जितनी भी जानकारियां हैं वो जुटाई हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता जरीन सिद्दीकी समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जरीन, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। सीएम बघेल ने आज केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है। क्या कुछ चर्चा हुई, क्या कुछ फैसले लिए गए? जी, दरअसल ये काफी अहम बैठक मानी जा रही है। घरों तक पानी पहुंचाने के लिए इस पे बात हुई है और 24,000 घरों में अब स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाया जाएगा, जिसको लेके आज केंद्रीय जल संसाधन मंत्री ने बैठक ली थी, जिसपे मुख्यमंत्री बघेल के साथ मंत्री रविंद्र चौबे, जल संसाधन मंत्री और जो अधिकारी हैं वो मौजूद थे। इस योजना के बाद अब जो छत्तीसगढ़ में है उनको 24,000 घरों में तक नल पाइपलाइन के जरिए पीने का पानी की सप्लाई की जाएगी। और एक बड़ी समस्या है यहाँ पर कि पीने के पानी को लेकर लोग बीमार पड़ते हैं, इसलिए ये अहम मानी जा रही है, खासतौर से छत्तीसगढ़ राज्य में। इस योजना के बाद लोगों को घर में फिल्टर प्लांट के द्वारा पानी दिया जाएगा। तो इसको लेकर आज बैठक हुई थी। जी जरीन, एक बात यहाँ पर ये अहम है कि लगातार सीएम बघेल के द्वारा हर विभाग की बैठक ली जा रही है और क्या कुछ कामकाज उस विभाग में हो रहा है, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से कोरोना लॉकडाउन हुआ है उसके बाद से ही सारे कामकाज पर खुद नजर बनाए हुए हैं और वो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लोगों को अधिकारी और मंत्री साथ में रख के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और निर्देश देते हैं कामों पे है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जरीन सिद्दीकी तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने कचरा मुक्त शहरों के नामों की घोषणा कर दी है। इसके तहत देश के 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग मिली। इनमें छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, गुजरात का राजकोट और सूरत, कर्नाटक का मैसूर, महाराष्ट्र का नवी मुंबई और मध्य प्रदेश का इंदौर शहर शामिल है। इन शहरों में अंबिकापुर ने सबको पीछे छोड़ दिया है। अंबिकापुर को इस लिस्ट में पहला स्थान मिला। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मंत्रालय की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई थी उनका लगभग हर शहर ने पालन किया है। ऐसे में काफी
पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस लिस्ट को फाइनल किया गया है और इस लिस्ट में पहला नाम छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर का है, जो कि पूरी तरह से कचरा मुक्त की श्रेणी में आ चुका है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने कचरा मुक्त शहरों के नामों की आज घोषणा की है और इसके तहत देश के 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग मिली। इनमें छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, गुजरात का राजकोट और सूरत, कर्नाटक का मैसूर, महाराष्ट्र का नवी मुंबई और मध्य प्रदेश का इंदौर शहर शामिल है। इन शहरों में अंबिकापुर ने सबको पीछे छोड़ दिया है। अंबिकापुर को इस लिस्ट में पहला स्थान मिला। इन लिस्ट की घोषणा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मंत्रालय की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई थी उनका लगभग हर शहर ने पालन किया। ऐसे में काफी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ये फाइनल लिस्ट जो है तैयार की गई है, जिसकी घोषणा मंत्री हरदीप पुरी ने की है। और इस लिस्ट में पहला स्थान छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर का है, जो कि पूरी तरह से कचरा मुक्त अब घोषित हो चुका है इस लिस्ट के अनुसार। वहीं गुजरात का राजकोट और सूरत भी इस लिस्ट में बना हुआ है। कर्नाटक का मैसूर, महाराष्ट्र का नवी मुंबई और मध्य प्रदेश का इंदौर भी इस लिस्ट में शामिल हैं। ये 6 ऐसे शहर हैं जो कचरा मुक्त शहर हैं और इनके नामों की घोषणा आज केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने की है। इन 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग मिली है और इन 6 शहरों में भी पहले स्थान पर छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर है, जो कि पूरी तरह से कचरा मुक्त शहर अब हो चुका है। और आपको बता दें कि अंबिकापुर को इस लिस्ट में पहला स्थान मिला है। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान कहा कि मंत्रालय की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई थी उनका लगभग हर शहर ने पालन किया। ऐसे में काफी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इन लिस्ट को फाइनल किया गया है और इस लिस्ट में टॉप 6 जो हैं उनमें छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर भी शामिल है। और खास बात यहाँ पर यह है कि ये शहर पहले नंबर पर है। इस शहर को 5 स्टार रेटिंग मिली है छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर को। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने ये लिस्ट जो है जारी की है और इसकी घोषणा की है। इन शहरों में अंबिकापुर ने सबको पीछे छोड़ दिया है। अंबिकापुर को इस लिस्ट में पहला स्थान मिला है। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान कहा कि मंत्रालय की तरफ से जो गाइडलाइन जारी की गई थी उनका लगभग हर शहर ने पालन किया। गाइडलाइन के हिसाब से ही सभी काम किए गए, तो ऐसे में काफ़ी मुश्किल था इन 6 शहरों का नाम ढूंढना और फाइनल करना। तो ऐसे में काफ़ी पहलुओं को ध्यान में रखा गया है और आखिरकार इस लिस्ट को फाइनल किया गया, जिसमें अंबिकापुर को पहला स्थान मिला है। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने कचरा मुक्त शहरों के नामों की घोषणा कर दी है। इसके तहत देश के 6 शहरों को 5 स्टार रेटिंग मिली। इनमें छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर, गुजरात का राजकोट और सूरत, कर्नाटक का मैसूर, महाराष्ट्र का नवी मुंबई और मध्य प्रदेश का इंदौर शहर शामिल है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अंबिकापुर से हमारे संवाददाता पंकज इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पंकज, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। अंबिकापुर को पहला स्थान मिला है कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी में। हेलो, आवाज पहुंच रही है पंकज मेरी आप तक? हाँ मैम, पहुंच रही है। पंकज, मैं जानकारी आपसे चाहती हूँ, अंबिकापुर को पहला स्थान मिला है कचरा मुक्त श्रेणी में। जी हाँ मैम, पहला अंबिकापुर को पहला स्थान मिला है। जी, किस तरह से सरकार ने कामकाज किया, स्थानीय प्रशासन की क्या कुछ भूमिका रही पंकज? हाँ, पहला स्थान तो मिला है अंबिकापुर में। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के आरएसएस पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि मोहन मरकाम का अध्ययन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में कुछ भी नहीं है, इसलिए वह इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। वे प्रदेश अध्यक्ष जैसे जिम्मेदार पद पर हैं, उन्हें कई विषयों पर अध्ययन करना चाहिए। कांग्रेस के पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम जी का जो आरएसएस के बारे में जो टिप्पणी की गई, मुझे लगता है टिप्पणी करने के पहले या तो जानकारी उनको रहनी चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए कि इस संकट के समय में वैश्विक लड़ाई कोरोना में संघ की क्या भूमिका रही है। और यदि जानकारी नहीं है तो हम लोगों से जानकारी ले ले, हम लोग दे दें। आज करोड़ों लोगों को देश में भोजन कराने का काम संघ के द्वारा किया गया है। देश में मास्क पहुंचाने का काम किया गया। आज गली गली और चौराहों में देखेंगे कि संघ के द्वारा जिस प्रकार से, चाहे वो पैदल चलने वाले लोग हों, श्रमिक लोग हों या किसी कॉलोनी में फंसे हुए लोग हों, ऐसे सब लोगों की चिंता संघ के द्वारा की गई है। और
जब भी देश में घटना घटी है, आपदा आई है, उस समय सबसे पहले कोई खड़े होने वाले हैं तो संघ की भूमिका प्रमुख रूप से रही है। इसलिए मैं मोहन मरकाम जी से कहना चाहता हूं कि अभी टिप्पणी करने के लायक आप नहीं है जब तक उसके बारे में आपका अध्ययन न हो, और मुझे लगता है आपको बिल्कुल अध्ययन संघ के बारे में नहीं है। इसलिए या तो अपने टिप्पणी को आपको वापस लेना चाहिए और नहीं तो आपको संघ से माफी मांगना चाहिए। महाराष्ट्र के यवतमाल में हुए सड़क हादसे में छत्तीसगढ़ के बिल्हा विधानसभा के पथरिया क्षेत्र के भी 2 लोगों की मौत हो गई और 4 घायल हैं। इस हादसे पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने दुख व्यक्त किया और प्रदेश के सीएम से इस बारे में बात कर मृतकों के परिवारों की आवश्यक मदद और घायलों के उचित इलाज की व्यवस्था किए जाने का आग्रह किया है। यवतमाल के पास में बस के हाईवा से एक्सीडेंट हो गई, जिसमें 2 महिलाओं की मृत्यु हो गई, 4 लोग घायल हैं और जो घायल है उनको वसंतराव गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज यवतमाल में भर्ती किया गया है। अभी मेरे संतोष यादव से जो इंजोर्ड है उनसे मेरी बात हुई है, वहाँ के अधिकारियों से भी मेरी बातचीत हुई है। पीएम हो गया है और उसके बाद में वो लोग रवाना करेंगे। इस विषय को लेकर के मैंने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात किया हूँ, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री से, जिला कलेक्टर से और बाकी लोगों से बात करके उसको तत्काल लाने की व्यवस्था और उनको घर पहुँचाने की मेरी बात हुई है। लेकिन बड़ी दुखद घटना है। लॉकडाउन का चौथा चरण लगातार जारी है। किसानों और मजदूरों को हो रही दिक्कतों को लेकर सांवेर विधानसभा से पूर्व विधायक और वर्तमान इंदौर बीजेपी के ग्रामीण जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर से हमारे एएनबी न्यूज के संवाददाता गणेश तिवारी ने बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। हमारे साथ सांवेर विधानसभा के पूर्व विधायक और नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ग्रामीण श्री राजेश सोनकर जी हैं। सर, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। धन्यवाद। सर, सबसे पहली चीज़ तो अभी आप नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ग्रामीण बने हैं, तो बात करें आगामी रणनीतियों की, तो प्रथम पक्ष पे जो चुनाव भी मद्देनजर चुनाव जल्द होने वाले हैं, तो उसके तहत क्या रणनीतियाँ रहेंगी आपकी और किस तरह से कार्य? निश्चित ही बहुत जल्दी इंदौर जिले के सांवेर विधानसभा में उपचुनाव होने हैं जी। और जैसा कि अभी वातावरण पूरे जिले में बना हुआ है, खास करके किसान भाइयों के बीच में, मतदाताओं के बीच में आने वाले चुनाव का सभी लोग बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। पिछले 1.5 साल में जितना उपेक्षित और जितना अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे थे मध्य प्रदेश के किसान, उनको ऐसा लग रहा है कि एक अवसर ईश्वर ने फिर उनको दिया है जी। जल्दी चुनाव हो और चुनाव की तारीख तय हो और हमको मतदान केंद्र पे जाके अपने मत का उपयोग करने का अवसर मिले, ये सबके मन की भावना है। तो निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से सांवेर से चुनाव जीतेगी और उसका हम इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा जो गेहूं की खरीदी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, तो आपकी विधानसभा में ऐसे क्या कार्य किए जा रहे हैं? क्योंकि अगर हम बात करें तो बारिश का दौर जल्द आने वाला है, तो स्वाभाविक सी बात है किसान चाहेगा कि उसके पहले उसकी खरीदी और विक्रय का हो जाए। तो किस तरह से कैसे क्या कार्य किए जा रहे हैं? प्रत्येक किसान भाई का माल बारिश आने से पहले तोड़ लिया जाए, इस पर बहुत तेज़ी से प्रयास हो रहे हैं। पिछली सरकार ने जो सोसाइटियाँ बंद कर दी थी, हमने उन सोसाइटियों को भी चालू कराया। सांवेर विधानसभा में कुछ सोसाइटियाँ ऐसी थी और लगभग हमारा यही प्रयास है कि कोई भी किसान भाई ऐसा नहीं बचे जिसका गेहूं तोला ना हो। अभी तक जो एसएमएस आ रहे थे उसको लेके बहुत सारे किसान के फ़ोन हमारे पास आए। वो चाहते थे कि एसएमएस की संख्या कुछ बढ़ जाए ताकि उनका जो इंतज़ार करना पड़ रहा है इंतज़ार कम करना पड़े और काम जो तेज़ी से हो जाए। उसके लिए भी हमने संबंधित अधिकारियों से बात की और संभवतः वो भी काम अब शुरू हो गया है कि उनके पास एसएमएस ज़्यादा आ रहे हैं। चूँकि माल भी तेज़ी से टूट जाए, बारिश के पहले काम खत्म हो जाए, लेकिन साथ में सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के एक व्यवस्था बनाकर काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो बड़ी समस्या हमारे पास सामने जो बारिश की दिख रही है कि बारिश के पहले गेहूँ तुल जाना चाहिए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि बारिश के पहले सभी के गेहूँ तुल जाएंगे। और खास करके जो सोसाइटी से बैंक से जो ऋण किसान भाइयों ने लिया है उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको आश्वस्त कर दिया है। उनके निर्देश भी हो चुके हैं। जो पैसा उनको मार्च अप्रैल में भरना था उसके लिए 31 तारीख उन्होंने अंतिम कर दी है
कि 31 तारीख तक वो अपना गेहूँ बेचने के बाद ही ऋण अपना जो भी किस्तें हैं वो जमा करें, उसके पहले किसी भी प्रकार से उनसे ऋण वसूली का। सबसे अहम सवाल है मजदूरों का लगातार जारी है। बात करें मध्य प्रदेश के इंदौर की, तो इंदौर से भी लगातार मजदूरों का पलायन जारी है। आप स्वाभाविक सी बात है, आप जिला अध्यक्ष हैं, तो आपसे अहम सवाल ये है कि पार्टी की तरफ से मजदूरों के लिए ऐसे क्या व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्योंकि उनका लगातार पलायन जारी है। मैं समझता हूँ कि देश में एकमात्र भारतीय जनता पार्टी ऐसा राजनीतिक संगठन है जो अपने स्तर से आज आप जहाँ भी चले जाएं, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक, जहाँ पर भी लॉकडाउन में अगर मजदूरों को अगर मदद करने की बात होगी तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही आपको सड़कों पर दिखेगा। मैं इंदौर जिले की बात कर रहा हूँ। इंदौर जिले में भी अगर आप मानपुर चले जाएंगे तो मानपुर से आप देखेंगे छिपरा तक में अनेकों स्थान पर, करीब 20-25 स्थानों पर हमारे कार्यकर्ताओं द्वारा भोजन स्टॉल लगाए हैं, जहाँ पर वो भोजन भी करवा रहे हैं, खिचड़ी भी उनको खिला रहे हैं, उनको दूध भी, छोटे छोटे बच्चों को दूध भी पिला रहे हैं, उनके स्वास्थ्य की पूरी तरह चिंता की जा रही है, आवश्यकता अनुसार उनको दवाई तक उपलब्ध करवाई जा रही है। ORS के घोल भी हम उनको दे रहे हैं ताकि इस गर्मी के समय में उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। जहाँ भी अगर कपड़ों की आवश्यकता है तो हमारे कार्यकर्ता उनको कपड़ों की भी व्यवस्था करवा रहा है। हमारे कई कार्यकर्ता तो उनको अपने हाथों से पैरों में जूते और चप्पल पहनाने का काम कर रहे हैं। जहाँ आवश्यकता हो रही है अपने स्वयं के वाहन से या अपने माध्यम से हम वाहन भी उपलब्ध करवा के हमारे कार्यकर्ता उनको इंदौर जिले के बॉर्डर के बाहर, बाउंड्री के बाहर तक छोड़ने का काम कर रहे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राजनीतिक कार्यक्रमों में नहीं बल्कि रचनात्मक और सामाजिक कार्यक्रमों में भी अपनी भूमिका अग्रणी रूप से निभाती है। ये उदाहरण आप चाहें तो स्वयं आज इंदौर के बाईपास पर आप 28 किलोमीटर के एरिया में कहीं भी देखेंगे जिस तेजी से, और एक भी जगह आपको कांग्रेस का कोई कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। मैं राजनीतिक बात करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इस बात को आपने चूँकि भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही पूछा, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने अगर इस समय कुछ किया है तो सिर्फ बयानबाजी, ट्विटरबाजी के अलावा कुछ नहीं किया। सोनिया जी ने, राहुल जी ने जो कहा कि हम मजदूरों को रेल का टिकट उपलब्ध कराएंगे, पूरे देश में अगर किसी एक मजदूर को एक टिकट भी उन्होंने उपलब्ध करवाया हो तो वो पता है, अगर कोई योगदान इस संकट के काल में, पूरा देश कोरोना के खिलाफ खड़ा हुआ है, पूरा देश मजदूरों के साथ अपने संवेदना रखता है, सिंपैथी रखता है, लेकिन एक भी मजदूर की मदद करने के लिए कांग्रेस का कोई एक स्टॉल कहीं लगा हो, कोई एक कार्यकर्ता कहीं भोजन करता हुआ दिखा हो तो आप बताइए। हर जगह भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खड़ा है, और हम इसलिए नहीं कि कांग्रेस का नहीं खड़ा है, इसलिए ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का स्वभाव है। रचनात्मक काम हो, सामाजिक काम हो, इन सब कामों में हम हमेशा। तो ये तो हमारे साथ इस वक्त श्री राजेश सोनकर थे, जो कि सांवेर विधानसभा के पूर्व विधायक और वर्तमान में नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ग्रामीण हैं, जो कि काफ़ी सांवेर विधानसभा के लिए चिंतित और लगातार अग्रसर, हर कार्यों के लिए अग्रसर रहते हैं। और इसी के साथ मैं गणेश तिवारी, एनबी न्यूज़ के लिए, इंदौर, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने और गरीब परिवारों को मदद देने के लिए भले ही राज्य सरकार करोड़ों रुपए खर्च कर रही हो, मगर जमीनी स्तर पर विभाग के ही कर्मचारी शासन की योजनाओं को पलीता लगाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। मामला जांजगीर चांपा जिले के सवती का है, जहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मियों पर आरोप है कि वे प्रसव कराने के नाम पर खुलेआम मरीज के परिजनों से पैसे की मांग करते हैं। जी, मेरे साले की घरवाली थी जिसको प्रसव कराने के लिए पंचशक्ति स्वास्थ्य केंद्र लाए हुए थे। नर्सों को डॉक्टर के द्वारा प्रसव कराने के लिए 2 से 3 हज़ार रुपये की डिमांड हमसे की जा रही थी, और हम काफ़ी गरीब वर्ग के लोग हैं, 2 से 3 हज़ार रुपये उनको कहाँ दे पाएंगे। हमने अपने मित्र को संपर्क किया, मित्र से 1 हज़ार रुपये लेकर उनको, मैडम को, नर्स को दिया गया। गरीब वर्ग के लोग हैं सर, और किस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं, और जो अमीर लोग हैं, बड़े लोग हैं, अपना तो प्राइवेट में इलाज करा लेते हैं, लेकिन हम लोग के लिए, गरीबों के लिए अस्पताल, सरकारी अस्पताल बना है, लेकिन हम लोग से इस तरह से पैसा लिया जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। बेड के नाम से भी हमसे 200 रुपये की मांग की जा रही थी, लेकिन हमने उनको पैसा नहीं दिया। इसलिए पैसा नहीं दिया क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था। शासन के निर्देशानुसार महिलाओं के प्रसव और जो भी ANC चेकअप और जो भी सुविधाएं दी जाती है अस्पताल प्रशासन द्वारा, वो पूर्णतः निःशुल्क है। और अगर आपके संज्ञान में इस तरह का कोई खबर आई है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन दिक्कत ये है कि कोई हम लोगों को बताता नहीं या लिखित देने से थोड़ा कतराते हैं। तो लोगों को अगर ऐसी शिकायत है तो थोड़ा सा आगे आना होगा। अगर वो लिखित नहीं भी देते हैं तो भी मुझे जानकारी मिलने पर अवश्य कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मध्य प्रदेश के जबलपुर में त्रिपुर सुंदरी मंदिर परिसर में अचानक भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से 16 दुकानें जलकर खाक हो गई हैं और इनमें रखा लाखों का माल नष्ट हो गया। ये सभी दुकानें पूजन सामग्री की थीं। दुकानों में आग लगने की सूचना मिलते ही दुकान मालिक और पुजारी मौके पर पहुंच गए। उन्होंने फौरन इसकी सूचना दमकल विभाग को दी। कुछ ही देर में बेड़ाघाट नगर पंचायत और जबलपुर नगर निगम से करीब 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम शुरू किया। आग इतनी भीषण थी कि फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को इस पर काबू पाने के लिए खासी मशक्कत करनी पड़ी। फिलहाल आग लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं लग पाया है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में क्वारंटीन सेंटर में सुसाइड करने का मामला सामने आया। दरअसल बालोद जिले में अर्जुंदा थाना क्षेत्र के क्वारंटीन सेंटर 2 दिन पहले क्वारंटीन किए गए युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक मृतक गुजरात के सूरत में मजदूरी का काम करता था, जो करीब 2 साल बाद अपने गाँव वापस लौटा था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। ग्राम परसवानी क्वारंटाइन सेंटर में आज सूचना मिली कि एक युवक जो क्वारंटाइन सेंटर में था उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उस युवक का नाम सूरज यदू है, जो सूरत गुजरात से अपना आना बताया है तथा वह कल शाम को ग्राम परसवानी क्वारंटाइन सेंटर में आया था। इस प्रकरण में मर्ग कायम कर लिया गया है, जाँच की जा रही है। कोरिया जिले के चिरमरी क्षेत्र में एक महिला को आग लगाकर जान से मारने की घटना सामने आई है। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि महिला पेशे से एक शिक्षक है और साथ ही एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी। महिला का उसी के पड़ोस में रहने वाले एक युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवक पर आरोप है कि वह महिला को शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा, लेकिन शादी की बात पर आनाकानी करता रहा। शादी की बात को लेकर बात इतनी बिगड़ गई कि आरोपी युवक ने महिला को पकड़कर उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी, जिससे महिला पूरी तरह से झुलस गई। उसका इलाज रायपुर के एक निजी अस्पताल में चल रहा है। ये क्या क्या हुआ आपके साथ? मुझे 10:30 बजे अपने रूम में बुलाए, उसके घर वाले भी साथ में थे और मुझे मट्टी से आग लगा दिए। और मैं मीडिया वाले से यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ मिले। गुदरीपारा में सरस्वती शिशु मंदिर में एक लड़की ट्यूशन पढ़ाती थी। उसका सुरेंद्र कुमार महतो उसको अपने प्रेम जाल में फंसाया, उसको अपनी पत्नी बनाना चाह रहा था और उसका दहेज शोषण भी करता रहा। 13/5 को उनमें इसी बात पे हुआ कि वो पत्नी बनाने से मना किया होगा या जो भी। उसी आधार पर सुरेश कुमार महतो ने उसको हत्या करने के उद्देश्य से उसको ऊपर मिट्टी तेल डालकर आग लगा दिया, जिससे लड़की बुरी तरह से जल गई। उसके परिजनों द्वारा तत्काल उसको मेकाहारा डीके अस्पताल रायपुर इलाज को ले गए थे, जहां लड़की का मरणासन कथन हुआ है। कथनों में इस बात की पुष्टि हुई है कि उसने हत्या कारित करने के उद्देश्य से उसको जलाया। उसके आधार पर सूरज कुमार महतो के विरुद्ध थाना चिरमरी में धारा 307 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और आरोपी को आज गिरफ्तार कर लिया गया। हमारी महिला मोर्चा की मंडल अध्यक्ष अर्चना राय जली और जलने के बाद वो सूचना हम लोगों को प्राप्त ही नहीं हुई। वो बैकुंठपुर एडमिट हुई, फिर वहाँ से रायपुर रेफर हो गई और रायपुर की जब हमें सूचना आई तो हमने से सारी बातें प्रदेश नेतृत्व को अवगत करा दिया है कि हमारी अध्यक्ष वहाँ पर एडमिट है और उसको वहाँ पर जाकर कल ही मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई थी, तो मैंने कल ही प्रदेश में सारा सब कुछ कहा है और वहाँ पर उसकी रिपोर्ट वगैरह लेने की बात मैंने कही है। फिर ये मामला ऐसा ध्यान में आया कि इसको जलाने का प्रयास हुआ है, तो इस संबंध में पुलिस कार्रवाई कर रही थी। एसपी साहब के बयान को भी हमने बीच में पढ़ा था। तो क्योंकि पुलिस कार्रवाई कर रही थी, पुलिस उस दिशा में चल रही थी और अभी कोरोना संक्रमण का समय भी चल रहा है, इसलिए हमने उन्हें नहीं कहा एक बार पुलिस कहाँ तक पहुँचती है ये देखने के बाद। लेकिन ये आज ही अभी ऐसा प्राप्त हुआ है समाचार कि पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जो तत्परता दिखाई है और आरोपी को गिरफ्तार किया है, उसके लिए मैं
यहाँ के पुलिस प्रशासन को बधाई देता हूँ। देश भर में कोरोना का कहर जारी है। संक्रमितों के साथ मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है और इसी का नतीजा ये है कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित जहांगीराबाद से सटे कब्रिस्तान में लोगों को दफन करने के लिए पहले से ही कब्रें खोद दी गई हैं। कोरोना वायरस के चलते लोगों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए यहां पहले से ही कब्रिस्तान कमेटी ने कब्रें खोद दी हैं। कब्रिस्तान में खोदी गई इन कब्रों को लेकर समाज में विभिन्न तरह की चर्चा है, लेकिन कब्रिस्तान कमेटी के अध्यक्ष इसे जरूरी मानते हैं। कभी ऐसा देखा नहीं गया, किस कारण ये कब्रें खोदी गई है? देखिए, उसकी बहुत बड़ी समस्या थी। ये कोरोना की डेड बॉडी आती है, यहाँ की गवर्नमेंट की अनुमति नहीं है घर पहुँच जाए। वो हमीदिया हॉस्पिटल या चिराई हॉस्पिटल जो चिन्हित किए हैं गवर्नमेंट ने, उसमें किसी की मौत होती है तो वो डायरेक्ट कब्रिस्तान आती है। और कब्रिस्तान आने का हमें बस संकेत मिलता है डेड बॉडी आना है, उसके बाद कफन दफन करना है। और ऐसी कंडीशन आ गई, 4-4, 5-5 बॉडियाँ आ गई। एक कब्र खोदने के अंदर कम से कम 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो हमने ऐसे हालात के अंदर देखा तो एडवांस कब्र खोदने की बात करी। हमने नगर निगम से मदद मांगी। नगर निगम से कहा हमें जेसीबी की आवश्यकता पड़ेगी, तो क्योंकि हम उस डेड बॉडी की कोरोना की जांच हुई है, नेगेटिव आई है, पॉजिटिव आई है, जांच हमें नहीं मालूम, उसकी रिपोर्ट डॉक्टर देगा। और हमारे पास तो कोरोना के नाम से बॉडी आ रही है, क्योंकि कोरोना की बॉडी को हम 2, 4, 5, 8 घंटे रोक नहीं सकते। एक मैयत के साथ 15 से 20 आदमी आते हैं, 25-30 आदमी ऐसे इकट्ठा हो जाते हैं। वो 4 बॉडी आ गई, 100, 150, 200 लोग हो जाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताज़ा और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।